नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट बिंदु पर। आज हम फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हैं यूथ साइंस की सीरीज़ का क्वेश्चन लेकर। आज के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सम्यक संरक्षण से संबंधित क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 507 से लेकर 524 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। ऑप्शन है किसी का भी नहीं, हल्के पिंड का, भारी पिंड का, दोनों का संवेग समान होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m, P²/2m। तो मान लीजिए कि भारी कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, और हल्की वस्तु का द्रव्यमान m2 है। तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, P²/2m1, और इसका हो जाएगा P²/2m2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि गतिज ऊर्जा समान है, मतलब ये दोनों बराबर है। तब इसका अगर हम रेशियो अगर निकालें तो P² और P², इसका रेशियो अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 2m2 और 2m1, इसका रेशियो हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये रेशियो कितना आ जा रहा है, ये रेशियो आ जा रहा है इसका P² का m1 और P² का m2, यानी कि जिसका हल्का है, जो हल्का वस्तु है उसका संवेग कम है, और जो भारी वस्तु है उसका संवेग अधिक होगा। तो यहाँ से हम लोग का आंसर निकल रहा है क्या, कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा, तो संवेग उसका अधिक होगा जिसका भार अधिक होगा, यानी भारी पिंड का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से। देखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो किसी रॉकेट का उड़ान भरना, किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग संरक्षित रहता है, यानी बराबर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। ऑप्शन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, गति संरक्षण का सिद्धांत। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य, संवेग। किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति पर परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है, और उसमें संरक्षित रहता है क्या, संवेग। ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षित रहता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो किगड़ा की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, पिस्तौल का प्रतीक्षित वेग कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये संवेग संरक्षण पर कार्य करेगा। तो संवेग संरक्षण के अनुसार m1v1 = m2v2। तो हम लोग पहले बंदूक कर लेते हैं। तो बंदूक पिस्तौल का कितना है, m1 है 2 kg और v1 हमें नहीं पता है, यानी पिस्तौल का प्रतिरक्षित वेग पूछ रहा है हमसे, तो v1 हम लोग लिख देते हैं। और m2, तो m2 कितना है 30 ग्राम, और v2 कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड। तो ये ग्राम में है तो इसको हम किग्रा में चेंज करेंगे 1000 से भाग देकर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3 तिया 9 बट्टा 2। तो 2v1
इक्वल टू आ गया कितना 9/2। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा 9/4। तो इससे निकल जाएगा हमारा 2.25 और प्रतिरक्षित वेग जो होगा यानी कि पिस्तौल पीछे की ओर भागेगा। जब बंदूक से पिस्तौल से गोली चलाई जाएगी तो एक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर वाला कार्य होता है, तो उसमें जो है पिस्तौल पीछे की ओर भागेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा कि माइनस में इसका वेग होगा, पीछे की ओर होगा, इसलिए माइनस में इसका वेग होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए से होगा -2.25 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 0.01 किग्रा द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किग्रा वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। चलिए हम लोग निकालते हैं। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जाना था M1 V1 = M2 V2। तो चलिए पहले बंदूक का ले लेते हैं। बंदूक की गोली से 0.01 किग्रा द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को, तो बंदूक की गोली का कितना द्रव्यमान है 0.01 किग्रा, तो 0.01 और गोली का प्रारंभिक चाल कितना है 250 और बंदूक का वजन 5 kg और हमें इसका प्रतिरक्षी वेग निकालना है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर करेगा, दोनों का संवेग बराबर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। नीचे से 2 शून्य आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 दूना 10 बचा 25, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि -0.50 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि फिर से बंदूक जो है प्रतिरक्षी वेग पूछ रहा है यानी कि पीछे की ओर बंदूक भागेगा। तो बंदूक का प्रतिरक्षी वेग कितना हो जाएगा -0.50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही भी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 2 kg की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ये किस पे बनेगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि M1 V1 + M2 V2 = M1 V1 M1 + M2 × V होता है। तो यहाँ पे हमें जगह नहीं होगा, इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज में चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। तो ये M1 V1 + M2 V2 बनेगा। तो M1 V1 यानी कि 3 kg की पिस्तौल है, 3 kg की पिस्तौल और पिस्तौल की प्रतिघाती वेग पूछ रहा है तो हमें नहीं पता है, तो V लिख लेते हैं। और 20 ग्राम की गोली है यानी 20 और इसका वेग कितना है 150 मीटर प्रति सेकंड और ये ग्राम में है तो इसको हम kg में चेंज कर लेते हैं। 1000 से भाग देकर 20 से ये 50 बार में, 50 से ये 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा। V = कितना आ गया 1 और प्रतिघाती वेग पूछ रहा है यानी कि प्रतिघाती वेग कितने किस में होगा माइनस में होगा। तो -1.0 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 80 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान कितना है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार M1 V1 + M2 V2 = M1 + M2 × V। तो यहाँ पे हमें दे दिया हुआ है कार का ट्रक का द्रव्यमान। ट्रक का द्रव्यमान कितना है 2000 और उसका वेग कितना है 10 प्लस कार रुकी हुई है और उसका द्रव्यमान हमें नहीं पता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा M2 हो जाएगा और रुकी हुई यानी उसका वेग 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल = M1 यानी कि 2000 प्लस M2 यानी कि कार का द्रव्यमान अब गुने कितना हो जाएगा V दिए हुआ है हमारा दोनों का, बाद में टकराव के बाद 8। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाले को मिटा देते हैं हम। आपको हो जाएगा कितना, यहाँ से निकलेगा आपका 2000 पर 20,000 = 8 से जैसे इसमें गुना करेंगे तो 16,000 प्लस 8 M2। जिसको इधर करेंगे तो ये घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 4000 = 8 M2। 8 से कटेगा 500 बार में यानी M2 यानी कि कार का द्रव्यमान कितना निकल गया 500 kg। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500 kg कार का द्रव्यमान। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 3 kg की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? पिस्तौल का हमें वजन दे दिया 30 और 150 मीटर प्रति सेकंड किसका चाल है? तो गोली की चाल है और गोली का द्रव्यमान कितना है? 30। तो चलिए हम लोग निकालते हैं 3 kg और इसका हमें वेग नहीं पता है, यानी प्रतिघाती वेग निकालना है पिस्तौल का। तो ये हो गया और संवेग संयोजन सिद्धांत से दोनों का संवेग बराबर हो जाएगा। तो गोली का कितना है? 30। इसको हम 1000 से भाग देकर इसको हम केजी में चेंज कर लेंगे और 150 इसका चाल है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 10 20, 0 से 0, 9/2, 3 से 1 कट जाएगा 9 3 बार में। तो कितना हो गया? v = 0.5 सॉरी 3/2 हो गया कितना? 1.5, यानी कि -1.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिघाती वेग पूछ रहा है और प्रतिघाती वेग जो होगा माइनस में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में लोग चलते हैं। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? ऑप्शन है 720 न्यूटन, 180 न्यूटन, 900 न्यूटन, 600 न्यूटन। देखिए न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो गोली का द्रव्यमान कितना दिया है? 12 ग्राम। इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 से 500, 2 से 3, 2 से 250, यानी कि 3/250 अब कहा गया। और चलिए इसको हम लोग दशमलव में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 250 से 3 में हम भाग देंगे तो 0.12 kg, 0.12 kg हो जाएगा। अब हम लोग F = क्या होता है? बल निकालना है, बल पूछ रहा है तो F = होता है ma। तो m तो हमारा दे दिया, m हमारा हम लोग निकालिए 0.12 kg और a कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे गोली का अंतिम वेग दिया कितना? 300 और प्रारंभिक वेग 0 था और समय कितना है? 6। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। अंतिम वेग है 300, प्रारंभिक वेग है 0 और समय कितना है? 0.006 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो जब इसको हटाएंगे तो 3 शून्य ऊपर पड़ जाएगा, 6 से 5 बार कटेगा, 5 1 2 3 4, यानी 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 कितना हो गया? 50,000। और अब हम लोग निकाल लेते हैं। 50,000 आएगा कितना? 50,000 इसका त्वरण आया। तो m कितना है निकाले थे हम लोग? 0.12 और 50,000 उसका त्वरण था। 50,000 ये हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 को 0, 2 से 2 0 कैंसिल, 12×5 = 60, यानी कि 600 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा 600 न्यूटन। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन है दूरी, त्वरण, बल, वेग। देखिए दूरी एक सदिश राशि है और जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि बल, त्वरण और वेग सदिश राशि है जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है दूरी और चाल, दूरी और विस्थापन, वेग और चाल, विस्थापन और वेग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी हो जाएगा दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शहर ए है और कोई यहाँ पे शहर बी है। तो अगर कोई ट्रक मान लीजिए ऐसे चला, ऐसे पहुँचा यहाँ सड़क बी पर, तो ये जो दूरी हुआ इसको, ये जो हुआ इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जबकि इसके बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये होता है विस्थापन और ये होता है दूरी। तो दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, जबकि दूरी जो है सिर्फ धनात्मक हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सदिश राशि के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है, अभी मैंने बताया विस्थापन एक सदिश राशि है। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है।
जबकि कार्य एक अदिश राशि है, गति एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। गति की जगह पर यदि वेग कहता तो वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, वेग और समय के गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है क्या? ऑप्शन नंबर है ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी गति। वेग बराबर होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। तो यदि हम इस दोनों को गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो विस्थापन बराबर क्या आएगा? विस्थापन इक्वल टू वेग गुने समय। तो वेग और समय का गुणनफल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है। मान लीजिए कि ये धरती है, यहाँ से हम कोई वस्तु को फेंकें जो 100 मीटर ऊंचा गया, 100 मीटर ऊंचा गया। तो अगर ये 100 मीटर ऊपर गया और 100 मीटर फिर नीचे आएगा तो इसकी कुल वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। कुल वास्तविक दूरी 200 मीटर हो जाएगी। जबकि विस्थापन हमने अभी बताया था आपको कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यदि वस्तु को हम ऊपर फेंके और वस्तु फिर नीचे आ गया तो प्रारंभिक स्थिति क्या था? यहीं पे था, और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति भी यहीं पे आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 हो गया। अगला क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है तो क्या हो जाता है? ऑप्शन है, कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है, कहा जाता है कि वह गतिशील है, कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है, कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कहा जाता है कि वह गतिशील है, कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष वस्तु के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती रहती है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम नाव पर बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ हमारी स्थिति में भी परिवर्तन कोई नहीं हुआ है। परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष समय के साथ हमारी स्थिति बदलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती रहती है तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि वह वस्तु गतिशील है। चलिए, आज के सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।